हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज के हम लोग कुछ प्रमुख एडिटोरियल की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें हमारा पहला एडिटोरियल है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के लिए 1 करोड़ रुपये जारी। तो ये बात बीपीएससी की जा रही है। देखिए राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में पीटी पास करने वाली अति पिछड़ा छात्र छात्राओं को सहायता राशि के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित किया है। इसके तहत बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले को सहायता राशि मिलेगी। मतलब कि यह योजना बीपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी को जो बच्चे पास करेंगे उनको यह सहायता राशि दी जाएगी। अब बीपीएससी की पीटी परीक्षा पास करने वाले को एक मुश्त 50,000 और यूपीएससी की पीटी परीक्षा पास करने वाले को 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्राप्त होगी। देखिए यहाँ देखिए मतलब जो बच्चे बीपीएससी का पीटी पास करेंगे उसको 50,000 की रुपये की सहायता दी जाएगी और जो यूपीएससी की पीटी पास करेंगे उसके लिए यह 1 लाख रुपये की सहायता राशि होगी। यह राशि उन्हें आगे की परीक्षा की तैयारी के लिए प्रदान की जाएगी। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए यह राशि जारी किया है। मतलब यह राशि जो जारी किया गया है यह पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग ने 2022-23 वर्ष के लिए जारी किया है। विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत सामान्य मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आर्थिक मदद देने की योजना है। मतलब विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सिविल सेवा परीक्षा जो तैयारी करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह योजना लाया गया है और उसी को यह सहायता करेगा। देखिए मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत सामान्यतः मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आर्थिक मदद देने की योजना है। अब नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं हमारा। आज 9 जनवरी है। आज जानते हैं कि प्रवासी दिवस है, उसी से एडिटोरियल है जुड़ा हुआ। देखते हैं। भारत हर प्रवासी नागरिक का ब्यौरा जुटा रहा है। देखिए भारत से हर साल बड़े पैमाने पर युवा पढ़ाई और रोजगार के लिए लोग विदेश जाते हैं। जैसा कि जानते हैं हम सभी कि इंडिया के बहुत से स्टूडेंट लगभग विदेशों में पढ़ाई करते हैं। जैसे यूक्रेन हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, कनाडा हो गया। तो वहाँ पे कुछ लोग पढ़ाई के उद्देश्य से भी जाते हैं, कुछ लोग रोजगार के उद्देश्य से भी जाते हैं। फिर बड़ी संख्या में वहीं बस भी जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा आपात स्थितियाँ पैदा होती कि उनको स्वदेश लाने के लिए अभियान शुरू करना पड़ता है। जैसे भी कोविड में शुरू करना पड़ा, जैसे यूक्रेन से करना पड़ा। इसी प्रकार की स्थितियों के लिए केंद्र सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीय का प्रभावी ब्यौरा एकत्र करना शुरू कर दिया है। मतलब कि जब अगर वो विदेश में रहेगा और अगर कभी उसे इंडिया आने की ज़रूरत पड़ जाएगी या फिर कभी वहाँ से उसे किसी मुसीबत में इंडिया आना पड़ेगा तो इसके लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि जो बच्चे विदेश में जाते हैं उसका
ब्यौरा रखा जाए ताकि उसे ज़रूरत पड़ने पे इंडिया लाया जा सके। देखिए, ब्यौरा एकत्र करना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार मौजूदा समय में विदेशों में बसे भारतीय के सटीक आंकड़ों का अभाव है। मतलब ये हुआ ना कि जो बच्चे विदेश में रह रहे हैं उनका आंकड़ा ही नहीं, तो हम उसको लाएंगे कैसे। तो वही यही आंकड़ा विदेश मंत्रालय ने दिया है कि मेरे पास आंकड़ों के अभाव है, तो हम उसे इंडिया लाएंगे कैसे। लेकिन अब दूतावासों के जरिए लोगों के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। मतलब जो राजदूत हैं वो अपना अपना जिस जिस क्षेत्र में वो राजदूत गए हैं वहाँ से वो अपना डाटा एकत्र कर रहे हैं, जिसमें नाम, पता, पासपोर्ट नंबर और टेलीफोन नंबर आदि का विवरण लिया जा रहा है। आंकड़े 3 श्रेणियों में एकत्र किए जा रहे हैं। एक अप्रवासी भारतीय, दूसरे भारतीय मूल के नागरिक तथा तीसरे पढ़ने गए छात्र। मतलब यह जो आंकड़ा है वो 3 श्रेणियों में एकत्रित किया जा रहा है। पहला देखिए, एक अप्रवासी भारतीय, दूसरा भारतीय मूल के नागरिक तथा तीसरा पढ़ने गए छात्र। आगे देखिए, विदेश मंत्रालय ने हर दूतावास को 3 श्रेणियों में भारतीय का ब्यौरा एकत्र करने को कहा है। यही 3 श्रेणी है जो भी मैंने बताया। एक अप्रवासी भारतीय, दूसरा भारतीय मूल और तीसरा पढ़ने गए छात्र। ज़्यादातर दूतावासों ने इस पर तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। विदेश मंत्रालय में आपात स्थितियों के मद्देनज़र एक त्वरित कार्य प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई, जिसके द्वारा इस बारे में मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार की गई है और दूतावासों को जारी की गई है। चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा है उत्तराखंड जोशीमठ संकट पर पीएम ने मोर्चा संभाला। वही जो अभी उत्तराखंड का जोशीमठ शहर में हुआ है जमीन के विवाद में, उसी पे थोड़ा सा एडिटोरियल देखिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और कई स्थानों और घरों में दरारों पड़ने की घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वही वहाँ के घर में कुछ दरारें पड़ गई और फिर ज़मीन धंस गई, तो लोगों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा और कुछ लोग वहाँ ज़मीन की मांग कर रहे हैं अपना प्रवास की अधिकार के कानून के तहत। उन्होंने रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पर बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं इस संकट से निपटने के लिए पीएमओ में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। पीएमओ ने बताया कि जोशीमठ में एक एनडीआरएफ की 4 टीम तैनात की जाएगी। देखिए, एसडीआरएफ की 4 टीम तैनात की जाएगी। सीमा प्रबंधन सचिव एनडीएम सदस्य स्थिति का आकलन करने के लिए सोमवार को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लेने के लिए शनिवार को जोशीमठ शहर का दौरा किया था। मतलब पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने शनिवार को पहले ही जोशीमठ शहर का दौरा कर लिया था। उन्होंने करीब 600 प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया था। कहा था कि जोशीमठ सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है और इसे बचाने के सभी प्रयास किए जाएंगे। जोशीमठ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के प्रवेश द्वार भी हैं। मतलब जो जोशीमठ शहर है वो सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जो तीर्थ स्थल है उसका प्रवेश द्वार भी है। तो इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटकों
पर्यटक क्षेत्रों की रक्षा करना हमारी कर्तव्य भी बन जाता है, और प्लस में लोगों की जो घर से अपने बेदखल हुए उसको एक सुरक्षित आवास देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। अगला एडिटोरियल देखिए, ये देखिए, अगला एडिटोरियल हमारा, विदेशों में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू। देखिए एडिटोरियल, भारतीय वायुसेना की महिला पायलट नया इतिहास रचने जा रही है। विदेशों में होने वाली हवाई युद्धाभ्यास में पहली बार भारतीय वायुसेना की महिला पायलट हिस्सा लेगी। एक मिनट, मतलब भारतीय वायुसेना की जो महिला है वो पायलट नया इतिहास रचने जा रही। विदेश में जो हवाई युद्धाभ्यास होगी उसमें पहली बार भारतीय वायुसेना महिला पायलट हिस्सा लेगी। वैसे तो 2 महिला लड़ाकू विमान पायलट ने फ्रांसीसी वायुसेना सहित कई विदेशी टुकड़ियों के साथ देश में युद्धाभ्यास किया है। इस पर 12 जनवरी से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान के हायाकुरी एयरबेस के हवाई क्षेत्र में वीर गार्जियन 2023 के नाम से अभ्यास किया जाएगा। ये देखिए, वीर गार्जियन 2023 के नाम से जो युद्धाभ्यास है उसका आयोजन किया जाएगा। वीर गार्जियन 2023 युद्धाभ्यास में भारत की पहली 3 महिला लड़ाकू विमान पायलटों में से एक स्क्वाड्रन लीडर यमुनी चतुर्वेदी हिस्सा लेगी। मतलब इस वीर गार्जियन 2023 में इंडिया की तरफ से लड़ाकू विमान पायलटों में से एक स्क्वाड्रन लीडर यमुनी चतुर्वेदी हिस्सा लेगी। यमुनी जल्द ही जापान रवाना होने वाली है। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी एक सुखोई 30 MKE की पायलट है। मतलब ये जो अवनी चतुर्वेदी है वो सुखोई 30 MKI की पायलट है। मोहन सिंह अवनी चतुर्वेदी भावना कंठ पहली बार वायुसेना में बतौर महिला फाइनल पायलट शामिल हुई। अगला एडिटोरियल देखते हैं हमारा। देखिए, केरल निवासी सुरेंद्र पटेल अमेरिका में जज बने। वो जो केरल के निवासी सुरेंद्र पटेल है अमेरिका में वो जज बने। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतवंशी केरल के मूल निवासी सुरेंद्र के पटेल अमेरिका के फोर्ट बेंड काउंटी जज का पद संभाला। यहाँ 3 भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट ने जज के तौर पर शपथ लिए। मतलब अमेरिका में जो वो भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेट ने जज के तौर पर शपथ ली है, और यहाँ पे 3 भारतीयों ने जज के तौर पर शपथ ली है। सुरेंद्र ने अपनी सफलता के पीछे पत्नी का योगदान बताया है। मतलब सुरेंद्र ने जो है अपनी सफलता के पीछे अपनी पत्नी का सहयोग बताया। कानूनी क्षेत्र में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले पटेल 2009 से टेक्सास में वकालता कर रहे थे। मतलब सुरेंद्र जो है वो 2009 से टेक्सास में वकालत कर रहे थे। अटर्नी के तौर पर उन्होंने ह्यूस्टन टेक्सास में सिविल डिस्प्यूट, फैमिली क्राइसिस से लेकर क्रिमिनल केस संभाला। मतलब उन्होंने अपने टेक्सास में वकालत कर रहे थे, उसमें से उन्होंने सिविल डिस्प्यूट, फैमिली क्राइसिस से लेकर क्रिमिनल केस तक भी संभाला है। नए साल में उनको एक बड़ी सफलता मिली। 1 जनवरी को उन्होंने टेक्सास में 240वें जिला अदालत के जज के रूप में शपथ ली। मतलब कि 2023 में उन्होंने 2023 में टेक्सास में 224वें जिला के अदालत के रूप में उन्होंने शपथ ली है। तो सुरेंद्र का जन्म कसौरगढ़ के एक छोटे से गांव बलाल में हुआ। बचपन गरीबी में बीता। माता पिता बीड़ी बनाने का काम करते थे उनका,
और देखिए सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू किया गया। समय पर माता पिता के साथ बीड़ी बनाने की काम करते थे। अगला देखिए, नेक्स्ट एडिटोरियल कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा है, रेप पीड़िता को मुआवजा देने की स्कीम लागू करे राज्य। मतलब कि जिन बच्चियों का या फिर जिन लड़कियों का रेप किया जाता है उनको राज्य मुआवजा देने का लागू करे, यही बात पे थोड़ा सा डिस्कस हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश समेत बिहार राज्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है कि जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि नालसा कंपेंसेशन स्कीम का सभी राज्य अनुपालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उस याचिका के तहत दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश समेत बिहार राज्य को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नालसा कंपेंसेशन स्कीम का सभी राज्य अनुपालन करें। देखिए आगे, स्कीम के तहत सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम को मुआवजा देने की व्यवस्था है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम को मुआवजा देने के लिए स्कीम बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी राज्य सेक्सुअल अपराध की विक्टिम को मुआवजा देने की स्कीम लागू करें। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नितिन सक्सेना के मामले में कहा था कि स्कीम को सही भावनाओं के साथ लागू किया जाएगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मामले में वह 4 राज्यों को पक्षकार के तौर पर शामिल कर रहे, जिनमें यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार शामिल है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि मामले में वह नोटिस जारी करते हुए और कहा कि अभी तक वह इन राज्यों को नोटिस जारी करते हैं और बाद में इसे विस्तार दिया जा सकता है। अब देखिए कि न्यूनतम मुआवजा रकम 5 लाख होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ज्योतिष कालरा की ओर सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 21 से सेक्सुअल अपराध की विक्टिम की लिस्ट है जो याचिका का हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नालसा की इसको लेकर स्कीम है, जिसके तहत कहा गया कि कंपनसेशन क्या होगा और कितना होगा। साथ ही यह भी कहा गया कि न्यूनतम मुआवजा रकम 5 लाख होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी में अधिकतम मुआवजे की रकम 3 लाख ही है। मतलब न्यूनतम मुआवजा रकम 5 लाख होगा, इतना सभी का कहना है। बट याचिकाकर्ताओं के वकीलों का ज्योतिका कालरा और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 21 सेक्सुअल अपराध की विक्टिम की लिस्ट है जो याचिकाओं का हिस्सा है। अब याचिकाकर्ता का कहना कि नालसा की इसको लेकर स्कीम है, जिसके तहत कंपनसेशन क्या होगा, कितना होगा और न्यूनतम मुआवजा 5 लाख तक ही होना चाहिए। बट यूपी में अधिकतम मुआवजा की जो रकम है वो अभी 3 लाख ही है। उसी पे थोड़ा बहस हो रहा है कि 5 लाख ही होना चाहिए या फिर 3 लाख तक ही होना चाहिए। अगला एडिटोरियल देखिए, ईरान में और 2 लोगों को मृत्युदंड। ईरान ने कहा है कि उसने प्रदर्शन के दौरान एक अर्धसैनिक बल के जवान की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 2 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। ईरान की न्यायपालिका ने मृत्युदंड दिए गए लोगों की पहचान मोहम्मद करमी और मोहम्मद हुसैनी के रूप में की है। मतलब कि जिसको मृत्युदंड की सजा दी गई उसका नाम मोहम्मद करमी और मोहम्मद हुसैनी के रूप में बताया जा रहा है। महसा अमीनी के मृत्युदंड के बाद सितंबर से जारी प्रदर्शन के दौरान अब तक 4 लोगों को मृत्युदंड दिया जा चुका है। मतलब जो महसा अमीनी की जो मृत्युदंड दिया गया था सितंबर में, तब से लेकर अब तक 4 लोगों को मृत्युदंड दिया जा चुका है। न्यायपालिका की मिजाज समाचार एजेंसी के अनुसार इन लोगों को ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की बर्सिज फोर्स के राहुल्ला अजामिया की हत्या के जुर्म में दोषी ठहराया गया, जिनकी 3 नवंबर को तेहरान के बाहरी इलाके करज शहर में मौत हो गई थी। अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस अदालत में इन दोनों व्यक्तियों के मुकदमे की सजा सुनवाई हुई। मतलब अभी तक या कोई भी स्पष्ट नहीं हुआ कि इन दोनों व्यक्तियों के मुकदमे की सुनवाई हुई भी है या नहीं भी हुई है, और इन दोनों को मृत्युदंड की सजा दे दी गई है।
अगला देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तैयार किया पोर्टल। तो देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों के पुनर्वास के साथ साथ ऐसे मामलों में दोषी दर में सुधार के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। मतलब जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसने उत्पीड़न और बच्चों के जो पुनर्वास के साथ मामले में दोषी होता है उसी के सुधार के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। शीर्ष बाल अधिकार निकाय आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के अधिनियम के तहत सजा दर बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। मतलब जो यौन अपराध बच्चों का होता है उनके संरक्षण के अधिनियम के तहत सजा को दर बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सभी राज्यों का इसमें अपना अलग अलग मत है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत ज़्यादा चुनौती दी गई है। तो वही हुआ है कि उन्होंने कहा कि हमने पोर्टल बनाया है क्योंकि हम समझते हैं कि सज़ा की दर बढ़ाने के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत है और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा पीड़ितों का पुनर्वास भी है। जैसे जब किसी का सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसका बहुत ज़्यादा पुनर्वास होता है, बहुत ही रीजन हो सकती है इसमें। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत दोष सिद्धि की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे अभी हम बताएं ना कि दोष सिद्धि की अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अब जैसे किसी राज्य में मान लेते हैं कि किसी राज्य में मृत्यु दंड की सजा दी जाती है, बट कि कोई राज्य ऐसा भी है जिसमें अपराधी को सिर्फ चेतावनी दी जाती है और बस उसे रिहा कर दी जाती है। तो इसीलिए यह ज़रूरत है कि यह एक सेंट्रल लेवल पर कोई कानून होना चाहिए जिससे बच्चियों को कुछ थोड़ा और ज़्यादा सज़ा को बढ़ाया जा सकता है, जिससे लड़कियों की और थोड़ी सुरक्षित हो सके। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों में सजा दर 70% थी, जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा क्रमशः 30 और 37% है। देखिए, यूपी में जो सज़ा की दर है वो 70% है, बट यही देखिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में 30% है और मध्य प्रदेश में 37% है। तो यही हो गया कि हर राज्य की अपनी अपनी कुछ सीमाएं, तो यह जरूरी है कि सेंट्रल लेवल पर भी कुछ होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट एडिटोरियल, यूक्रेन में अस्थायी शांति की बहाल आवश्यक। ये जो भी युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस के बीच, उसी में अस्थायी शांति की बहाल पर आवश्यकता की बात पर थोड़ी जोर दी गई। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने कहा कि भारत और अमेरिका इस बात से बहुत अधिक सहमत है कि यूक्रेन में अस्थायी शांति की बहाल आवश्यक है। मतलब अमेरिका का जो बाइडेन है उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका इस बात से बहुत अधिक सहमत है कि यूक्रेन में अस्थायी शांति की बहाली आवश्यक है। तो हम पहले भी जानते हैं कि भारत युद्ध शुरू होने से पहले भी वार्ता पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और अभी भी जितना भी शांति वार्ता, जितने भी सभा हुए हैं उसमें से भारत ने हर में शांति पर ही आवश्यकता की जोर पर बल दिया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि उनका देश यूक्रेन संघर्ष पर भारत समेत अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके लिए रूस को जवाबदेही ठुकराने की आवश्यकता पर अड़ी है। मतलब विदेश विभाग के जो प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि उनका देश यूक्रेन संघर्ष पर भारत समेत अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है और इसीलिए वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसके लिए रूस को जवाबदेही ठुकराने की आवश्यकता पर अड़ी है। मतलब उसका कहना है कि रूस को ही इस लड़ाई का जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उन्होंने शुक्रवार को दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम भारत की इस बात से बहुत अधिक सहमत हैं कि यूक्रेन में अस्थायी शांति की बहाली आवश्यक है। मतलब उन्होंने कहा
कि भारत जो बार बार ये कहता है कि यूक्रेन में शांति की बहाल होना चाहिए, तो वो यह भी मानते हैं कि भारत की इस बात से हम सहमत हैं। यही संदेश यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी दी। अब दोनों का आपसी मैटर है कि किसने क्या संदेश दी, ये तो हम सभी देख ही रहे। G20 समूह की बैठक के दौरान उन्होंने वहां मौजूद विश्व के नेताओं से बात की और शांति को लेकर अपने विचार रखे। मतलब जेलेंस्की ने भी G20 की जो समूह सदस्य की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने भी शांति को लेकर अपने विचार रखे और उन्होंने भी कहा कि शांति होना चाहिए। बट हम लोग देख ही रहेंगे क्या हो रहा है। सो अब देखिए, हम इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम इस बात का स्वागत करते हैं। प्राइस ने कहा कि हम यूक्रेन के लोगों के लिए भारत के समर्थन का स्वागत करते हैं। अब जो विदेश विभाग का प्रवक्ता है प्राइस, उन्होंने भी कहा कि हम यूक्रेन के लोगों के लिए भारत के समर्थन का स्वागत करते हैं। भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के क्रूर युद्ध को तत्काल समाप्त करने का आग्रह किया। मतलब भारत ने जो यूक्रेन के खिलाफ रूस युद्ध कर रहा है उसको तत्काल समाप्त करने का आग्रह भी किया है और उसे मानवीय सहायता भी प्रदान की। मतलब भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी प्रदान की, हम भी जानते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथन से भी बहुत अधिक सहमत है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। यह कथन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि आज का युग युद्ध का नहीं है बल्कि शांति और समझौते का दौर है। वैसे क्या एक ऐसी टिप्पणी थी जिसकी गूंज G20 में हुई थी। हमने वह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र में भी सुनी थी। उन्होंने कहा कि यह मानना है कि रूस और यूक्रेन के साथ संबंध रखने वाले भारत जैसे देश संबंधित पक्षों को बातचीत करने और कूटनीति की मेज पर लाने में मदद करने की स्थिति में हो सकते हैं, जिससे एक दिन यह युद्ध समाप्त हो सकता है। जब उन्होंने कहा कि अमेरिका का मानना है कि रूस और यूक्रेन के साथ संबंध रखने वाले भारत जैसे देश संबंधित पक्षों को बातचीत और कूटनीति की मेज पर लाने में मदद करने की स्थिति में हो सकते हैं, जिससे एक दिन युद्ध यह समाप्त हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा, जापान G20 में भारत को कर सकता है आमंत्रित। जापान G20 में भारत को कर सकता है आमंत्रित। पहले से भी जानते हैं कि जापान ने बहुत बार भारत को आमंत्रित किया है। तो देखिए टोक्यो 7 जनवरी, जापान इस साल मई में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेताओं को आमंत्रित कर सकता है। मतलब जो 2023 में मई में जो G7 का शिखर सम्मेलन होने वाला है उसमें जापान दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को भी आमंत्रित कर सकता है। जापान अखबार योमियूरी शिंबुन ने शनिवार को सरकारी सूत्रों के हवालों से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी थी। मतलब यह जो डेटा है वो जापान का ही अखबार योमियूरी शिंबुन ने शनिवार को सरकारी सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी थी। समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण कोरियाई, ऑस्ट्रेलिया, भारत और भारतीय नेताओं को जापान द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जा सकता है। मतलब समाचार पत्र ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय नेताओं को जापान द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जा सकता है। भागीदार देशों के सामंजस्य पर जोर दिया जा सके जो G7 के सदस्य के साथ सामान्य मुल्कों को साझा करते हैं और मुक्त और खुले प्रशांत की अवधारणा को लागू करते हैं। गौरतलब है कि जापान 2023 में G20 बहुपक्षीय मंच की अध्यक्षता करेगा। मतलब जो 2023 में G20 का G7 का जो बहुपक्षीय मंच है उसका जापान अध्यक्षता करेगा। शीर्ष स्तरीय G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 से 21 मई तक हिरोशिमा शहर में किया जाएगा। मतलब जो यह G7 का शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन 19 से 21 मई को हिरोशिमा शहर में किया जाएगा और हिरोशिमा शहर या जापान में ही है। मतलब जापान में ही यह G7 का शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा।
जापान की अर्थव्यवस्था के व्यापार एवं उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा ने गुरुवार को कहा था कि आर्थिक दबाव का मुकाबला करने के प्रभावी उपाय इस साल G7 शिखर सम्मेलन के मुख्य विषयों में से एक होगा। मतलब जो जापान का अर्थव्यवस्था एवं व्यापार उद्योग मंत्री आशुतोष निशुमरी ने गुरुवार को कहा था कि आर्थिक दबाव का मुकाबला करने के प्रभावी उपाय इस साल G7 शिखर सम्मेलन के मुख्य विषयों में से एक होगा। मतलब इन साल का जो G7 शिखर सम्मेलन है उसका मुख्य विषय यह होगा कि आर्थिक दबाव का मुकाबला करने का प्रभावी उपाय क्या होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट एडिटोरियल, तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर 2024 तक काम करना शुरू करेगा, मंडाविया। देखिए केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को कहा कि महत्वाकांक्षी तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर 2023 तक देश को समर्पित कर दिया जाएगा। मतलब उन्होंने कहा कि जो तलचर का उर्वरक संयंत्र है वो अक्टूबर 2024 तक देश को समर्पित कर दिया जाएगा। मतलब अभी वो बन ही रहा है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि 24 तक हम यह संयंत्र देश को समर्पित कर देंगे। मतलब वह 24 तक काम करने लगेगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में तलचर उर्वरक संयंत्र की प्रगति की समीक्षा करते हुए मांडविया ने कहा कि भारत के कृषि क्षेत्रों को उर्वरक की ज़रूरत है। मतलब वो जो तलचर का उर्वरक संयंत्र है उनमें उर्वरक का ही उत्पादन किया जाएगा। तो वही कहते हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र को उर्वरक की ज़रूरत है और देश इस समय उर्वरकों के आयात और घरेलू उत्पादन पर निर्भर है। हम जानते हैं कि अभी भारत जो रासायन उर्वरक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश में 5 नए उर्वरक संयंत्र के आने से भारत के यूरिया के घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब जब 5 नए उर्वरक संयंत्र आएंगे तो भारत में यूरिया के घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 संयंत्र पहले से ही काम कर रहे हैं, जबकि तलचर में एक कोयला गैसीकरण संयंत्र है। मतलब 4 जो है वो अभी इंडिया में काम कर रहा है और 5वां जो है वो तलचर होगा। तो तलचर जो है वो कोयला गैसीकरण संयंत्र है जो अक्टूबर 24 तक चालू होगी। मतलब तलचर जो है 24 तक चालू हो जाएगी। अभी केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने भी कहा कि 24 तक हम देश को यह समर्पित कर देंगे, तो 24 तक यह चालू हो जाएगी। गेल यानी इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा परिवर्तित कंपनी तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा तलचर इकाई का पुनरुद्धार किया जा रहा है। मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मतलब इस क्षेत्र में जो उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है उसमें महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। उर्वरक उनमें से एक है। हमारे उर्वरक संयंत्रों में कोयला गैसीकरण जैसे नए तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करने और कोयले जैसे अपने स्वयं के संसाधन का उपयोग करके भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। मतलब जो कोयला और गैसीकरण जैसे नए तकनीकी हो रहे हैं हस्तक्षेपों का उपयोग करके और कोयला जैसे अपने स्वयं के संसाधनों, मतलब इंडिया में तो कोयला की प्रचुर मात्रा, तो वही कोयला के अपने स्वयं के संसाधन का उपयोग करके भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। मतलब तलचर जो है वो कोयला से चलेगी। इसमें यहाँ बोला गया है कि कोयला जैसे अपने स्वयं के संसाधन, मतलब हम कोयला तो खुद से ही अपना यूज कर सकते हैं और कोयला के संसाधन का उपयोग करके भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए हमारा लास्ट एडिटोरियल है, अमेरिका यूक्रेन को 4000 जूनी विमान रॉकेट प्रदान कर रहा है, कपूर। यह वक्तव्य कपूर का है। मतलब अमेरिका जो यूक्रेन को संकट से उबरने के
के लिए 4000 जूनी विमान रॉकेट प्रदान कर रहे हैं। देखिए 7 जनवरी अमेरिका यूक्रेन को उसकी वायुसेना के इस्तेमाल के लिए 4000 जूनी रॉकेट उपलब्ध करा रहा है। मतलब अमेरिका जो है सो यूक्रेन को वायुसेना के इस्तेमाल के लिए 4000 जूनी रॉकेट उपलब्ध करा रहा है। रूस, यूक्रेन और रूसिया के लिए अमेरिका की उप रक्षा सचिव लौरा कपूर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जूनी रॉकेट का उपयोग फिक्सड या रोटरी विंग एयरक्राफ्ट के साथ किया जा सकता है। मतलब जो जूनी रॉकेट का उपयोग है वो फिक्सड या रोटरी विंग है एयरक्राफ्ट के साथ किया जा सकता है। रॉकेट कम दूरी तक मार कर सकने वाले लंबी दूरी के नहीं हैं। मतलब वो जो रॉकेट है वो कम दूरी तक मार कर सकने वाले, लंबी दूरी के मार नहीं कर सकते। तो आज की एडिटोरियल हमारी समाप्ति। कैसी लगी, नहीं लगी, कमेंट करिए। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताइए। तब तक के लिए